नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब और एडवर्ब के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स की वीडियो मैं पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूं। आप मेरे चैनल पे मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपने चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वर्ब, एडवर्ब और इसके बाद बचेगा प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इस प्रकार से आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच समाप्त हो जाएगी। आज की कक्षा शुरू करने से पहले आप जान लीजिए मेरे बारे में। मैं हूं योगेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ग्रामर विद योगेंद्र सर, जहां आपको मिलती है आपकी समस्याओं के 100% समाधान 100% संतुष्टि के साथ। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा लीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। आइए मित्रों, हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज है वर्ब। वर्ब माने होता है क्रिया, क्रिया है ना। परिभाषा क्या कहती है पहले हम उसको देख लें, फिर व्यवहारिक रूप से हम अपने तरीके से वर्ब को सीखेंगे। परिभाषा क्या कहती है? A verb is a word used for saying something about some person or thing। क्या कहा? एक क्रिया, a verb is a word है ना। वर्ब वह शब्द है जो किसी व्यक्ति के या वस्तु के बारे में कुछ बताती है कि यह क्या करते हैं, उनके एक्शंस को बताती है। ए वर्ब इज ए वर्ड यूज फॉर सेइंग समथिंग, कुछ कहने के लिए प्रस्तुत की जाती है कि वो क्या करते हैं, क्या करते हैं। यही ना क्रिया है। तो हम समझते हैं इसको दूसरे व्यवहारिक रूप से। क्रिया क्या है ना। मान लीजिए यह व्यक्ति है, यह एक व्यक्ति है मोहन, यह एक व्यक्ति है मोहन है ना सर। अब इसको थोड़ा सा इस पे हम लोग कीप नजर रखेंगे, ये करते क्या है ना, कैसे क्रिया हो जाएगी। चलिए, ये मोहन है, सोए हैं, सो करके उठना, जब खटिया पर सोए है उठना, पहला काम ये राइज किए है ना, उठ गए भाई। उठना क्या हो गया? इनका वर्ब हो गया। यही तो क्रिया है मित्रों जो हमारे द्वारा कार्य किया जाता है। सुबह से लेकर के शाम तक, सोने तक जो हम कार्य करते हैं वही हो जाता है वर्ब। ये उठ गए, उसके बाद इन्होंने किया ब्रश, क्या किया? ब्रश किया है ना। तो ब्रश क्या हो गया सर? ब्रश करना भी तो वर्ब हो गया है ना। ब्रश करना, दांत को साफ करना। उसके बाद इन्होंने चाय पी भाई, चाय है ना, इन्होंने चाय पी। तो टेक टी, टेक टी, ये क्या हो गया? क्रिया। उसके बाद इन्होंने स्नान कर लिया, सावर टू सावर से स्नान कर लिया, मतलब क्या किया? बाथ। ये भी तो क्रिया हो गई। मतलब उसके बाद इन्होंने भोजन लिया है ना, थाली में परोसा गया भोजन, इन्होंने खाया, क्या किया? ईट। उसके बाद यह चले गए ऑफिस, गो टू, कहाँ गए? ऑफिस। ये भी क्या है? वर्ब है। तो सुबह से लेकर के दोपहर से लेकर के शाम तक, फिर आए तो फिर रात में थके माते थे तो स्लीप कर गए, कहाँ? बेड पर। ये भी हो गया वर्ब। तो सुबह से लेकर के मतलब जब आदमी अपने बिस्तर से उठता है तब से लेकर के जब तक पुनः सोने के लिए नहीं चला जाए, जितने भी एक्शंस करता है वही होता है वर्ब मित्रों। अब मेरे हिसाब से वर्ब में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए समस्त क्रियाकलापों को ही हम वर्ब कहते हैं मित्रों। आइए सीखते हैं इसको। आप क्या कहा? काइंड्स ऑफ वर्ब, इसके प्रकार कितने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि वर्ब के जो प्रकार होते हैं वो 4 होते हैं। वहां पे प्रयोग के आधार पर यहाँ पे लिखा गया देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वर्ब्स। 4 प्रकार के वर्ब होते हैं। नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरीज वर्ब है ना। मैंने इसको कुछ अलग से लिख रखा है। ये फाइनाइट वर्ब क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, पार्टिसिपल्स। तो ये हमने देख लिया, इतने वर्ब्स होते हैं। आइए एक एक को पकड़ के, यहाँ संख्या इनकी ज्यादा है, हम नहीं जाएंगे भाई। क्यों? क्योंकि जहाँ संख्या उनकी ज्यादा है पकड़ के पीटेंगे बड़े अच्छे से। तो वहाँ क्यों जाए? हम इनको बुलाते हैं अपने क्षेत्र में, आओ भैया हमने पारा निपटा जाए, आओ आप अपने क्षेत्र में। तो ये एक साथ है, इनको हम अलग बुलाए। ट्रांजिटिव को फोड़ते हैं। ट्रांजिटिव भाई इधर आना, थोड़ा सुनना, तब ना हम आपसे निपटेंगे। यहाँ तो एक साथ चलो, तो हम सबको अलग अलग से समझते हैं। पहले आ गया ट्रांजिटिव वर्ब। ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब है क्या, इसको समझिएगा।
ऐसे वर्ब जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं वही ट्रांजिटिव वर्ब कहे जाते हैं। एक्टिव पैसिव मैंने आपको अच्छे प्रकार से पढ़ाया है, जा करके आप मेरी एक्टिव पैसिव की वीडियो को देखिए और वहां अपनी समस्या को समाधान करिए, है ना। क्या, लेकिन मैं यहां भी समझा रहा हूं, ऐसे वर्ब जो जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब कहे जाते हैं। आप कहेंगे सर कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे मोहन, है ना, टीचेस मी, है ना, ही ईट्स मैंगो। ये पूरा सेंटेंस है सर, इसको आइए हम लोग समझते हैं। मोहन टीचेस मी, मोहन मुझको पढ़ाता है। कौन? मोहन। क्या करता है? पढ़ाता है। किसे? मुझे। तो क्रिया का जो ऑब्जेक्ट हो, पढ़ाने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? मुझे। तो इसमें ऑब्जेक्ट आ गया, इसे आप बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया जिसके साथ ऑब्जेक्ट हो। ही ईट्स मैंगो, ही ईट्स मैंगो, वह खाता है। क्या खाता है मित्रों? आम। खाता है क्या? आम। इस क्रिया का भी ऑब्जेक्ट है, ये भी हो जाएगी सकर्मक अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा सर, ये भी हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। तो हमने देखा जिन क्रियाओं में ऑब्जेक्ट आता है या जिन क्रियाओं के बाद ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। चलिए हम देखेंगे अब इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव जस्ट इसी का विलोम है मित्रों। अब अगर इसी जगह होता, जैसे ही ईट्स, वह खाता है। क्या खाता है पता नहीं, चलिए बस वह खाता है। इस क्रिया का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इस क्रिया का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। द सन साइंस, चमकते हैं। द सन साइंस, सूर्य चमकता है या चमकते हैं। सूर्य क्या करते हैं? चमकते हैं। उसके बाद कुछ नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब, अर्थात ऐसी क्रिया जिनके ऑब्जेक्ट न हो। ही ईट्स, वह खाता है। क्या खाता है? कुछ नहीं दिया है। अगर इसी जगह हो जाता है ही ईट्स मैंगो, ही ईट्स एप्पल, ही ईट्स फूड, ही ईट्स ब्रेड, तो खाता है, जो खाता है। क्या खाता है? अगर वो आ जाता तो वो होता है ऑब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इनको बोलेंगे हम इंट्रांजिटिव वर्ब। ये हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब, ये भी हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। तो हमने समझ लिया ट्रांजिटिव क्या है? जिस क्रिया के ऑब्जेक्ट हो। इंट्रांजिटिव क्या है? जिस क्रिया के ऑब्जेक्ट न हो। ये हेल्पिंग वर्ब क्या है मित्रों? आइए हम टेंस जब शुरू करते हैं तो पढ़े थे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में जो क्रियाएं लगाई जाती हैं वही हेल्पिंग वर्ब होती हैं। जैसे ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। यही हेल्पिंग वर्ब है, इसको आप हेल्पिंग वर्ब बोलोगे। यही वर्ब है इसमें, इसको आप हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से बोल सकते हैं। ही इज ए डॉक्टर, है ना। मोहन वॉज ए प्लेयर, मोहन एक खिलाड़ी था। तो इसमें वॉज क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। वर्ब टू बी में जो क्रियाएं आती हैं, अब ये दूसरे भाषा में समझ लो, वर्ब टू बी वाले वाक्यों में जो क्रियाएं प्रयोग की जाती हैं उन्हीं को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो हमने समझ लिया हेल्पिंग वर्ब भी कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। चौथी चीज हम लोग समझेंगे ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब किसे हम कहते हैं? तो ऑक्सिलरी वर्ब माने होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया ये क्या होती है मित्रों? आप कहेंगे सहायक क्रिया सर, कुछ भी नहीं होता मित्रों। हाय क्या है? सहायक क्रिया वो ऐसी क्रियाएं जो किसी वाक्य में प्रयोग होकर के उसके टेंस के रास्ते को खोल दे, या जो टेंस की पहचान कराती है, जो काल की पहचान कराती है, जो समय की पहचान कराती है, उन्हीं को कहा जाता है सहायक क्रिया, और कुछ नहीं। जैसे वो हो सकती है क्या? हैज, हैव, हैड, कैन, कुक है, हैज, हैव, हैड, है ना, इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, जो किसी वाक्य में आकर के उस टेंस को बताती है, वही होती है सहायक क्रिया। जैसे ही हैज डन हिज वर्क, ही हैज डन हिज वर्क, है ना। यू आर
गोइंग टू कानपुर। अब देखेंगे ये जो वाक्य में हैज लगा हुआ है, यहाँ पे जो आर लगा हुआ है, इसके बाद गोइंग रिटर्न है ना। ये इनको क्या बोला जाएगा, इनको इसके बाद हम लोग देखेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या, ऑक्सिलरीज वर्ब। ऑक्सिलरीज वर्ब जैसे यहाँ पे लिखा है ही हैज डन हिज वर्क, है ना। तो ही हैज डन हिज वर्क क्या है, हैज अगर वाक्य में आया है, इज एम आर अगर वाक्य में आए हैं और वाक्य में आ करके किसी टेंस की पहचान करा रहे हो मित्रों, किसी टेंस के बारे में बता रहे हो, तो वही हो जाएंगे ऑक्सिलरीज वर्ब। तो जैसे ही हैज डन हिज वर्क, यहाँ पे हैज किसके लिए आया है, प्रेजेंट परफेक्ट का बोध करा रहा है, इसको आप बोलोगे ये ऑक्सिलरीज वर्ब है। यू आर गोइंग टू कानपुर, तुम कानपुर जा रहे हो, तो यहाँ पे आर क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है और कुछ नहीं मित्रों, है ना। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि ये ऑक्सिलरीज वर्ब होते हैं। इसके बाद आ गया फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होता है मित्रों, फाइनाइट वर्ब को भी आप समझ लीजिए एक ही झटके में कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। अब पहले आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, देखिएगा, है ना। जैसे ही लाइक्स टू ईट फूड, वह खाना खाना पसंद करता है। आई लाइक टू प्ले, मैं खेलना पसंद करता हूं, है ना। अब दोनों में क्या अंतर है आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर उसको देख लेंगे तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों प्रकार की क्रियाएं क्लियर हो जाएंगी। आइए हम देखते हैं, ही लाइक्स टू ईट फूड। यहाँ पे हमने देखा हमारा कर्ता ही है और ही के साथ लग गया है लाइक्स, यस अथवा यस लगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, इसमें यस या यस हमने लगाया है। उसके बाद क्या है, टू ईट यहाँ है। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। यहाँ कर्ता हमारा क्या है, आई है, लेकिन यहाँ पे क्या लग गया है, केवल लाइक। यहाँ पे क्या लगा था, लाइक्स, क्योंकि कर्ता एक वचन का था, तो यहाँ पे हमने लगा दिया था लाइक्स। और टू ईट फूड वहां भी है ना। इसी जगह चलो, इसी जगह इसको कर दो, आई लाइक टू ईट फूड, यहाँ भी सेम सेंटेंस लिख दीजिए आप, है ना। देखिए कहाँ अंतर होता है, और कहीं कुछ नहीं बदला है, नहीं टू ईट बदला है, फूड नहीं बदला है। तो यहाँ हमको क्रिया को पकड़ना है। ही लाइक्स, यहाँ पे लाइक्स हो गया, लेकिन ये रिमेन रहा टू ईट यहाँ भी, और यहाँ कर्ता जब बदला तो ये क्रिया बदल गई, लाइक हो गई, लेकिन ये रिमेन रहा। अब इसी जगह हमारा दोनों उत्तर मिल गया, फाइनाइट वर्ब क्या है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। ये बड़ी छोटे छोटे लेकिन बड़े ही महत्वपूर्ण शब्द है मित्रों। कोई भी हमसे पूछता है कि फाइनाइट वर्ब क्या है, हम एकदम भौचक्के हो जाते हैं कि यार फाइनाइट वर्ब क्या बताए। अब आप मेरी क्लास कर लो, इसको सुन लो, कभी फाइनाइट वर्ब भूलोगे नहीं मित्रों। क्या है, इसी एक एग्जांपल्स के माध्यम से आप फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को किसी भी व्यक्ति को बड़े आराम से समझा सकते हैं। कैसे समझाएंगे, आइए देखते हैं। ही लाइक्स टू ईट फूड, बता दिया मैंने, यहाँ पे लिखा अंतर क्या है। कर्ता जब एक वचन का है तो क्रिया एक वचन की, अर्थात इसमें यस या यस लगा है, और कर्ता जब बहुवचन का हो गया तो क्रिया भी बहुवचन की, इसमें यस या यस नहीं लगा। अर्थात जो कर्ता और टेंस के हिसाब से बदल जाती है ना। जो क्रियाएं कर्ता मतलब अपने नंबर और टेंस के हिसाब से बदल जाती है, उनको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, है ना। ये मौसम के तरह है, ये हमेशा बदलती है ना। फाइनाइट वर्ब क्या है, ये कोई सीजन है, सीजन, है ना, ये हमेशा बदलती रहती है। कर्ता के हिसाब से बदल जाएंगी, टेंस के हिसाब से बदल जाएंगी, तो उनको आप कहेंगे फाइनाइट वर्ब। इसमें बदलने वाली कौन है, लाइक्स। तो लाइक्स को हम इस वाक्य में फाइनाइट वर्ब बोल सकते हैं। लेकिन हम देखेंगे आगे टू ईट है, टू ईट यहाँ भी है, टू ईट यहाँ भी है, यह किसी भी परिस्थिति में नहीं बदला। चाहे कर्ता ही हुआ तब भी टू ईट रहा, आई रहा तब भी टू ईट ही रहा, इसमें परिवर्तन नहीं किया गया। अर्थात जो अपने कर्ता और टेंस के हिसाब से नहीं बदलती उनको हम बोलते हैं इनफाइनाइट वर्ब। कोई दिक्कत हुआ क्या है आपको, नहीं ना। एकदम क्लियर शब्दों में मैंने बता दिया मित्रों, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का यही अंतर है और कुछ नहीं, है ना। क्या कि जो कर्ता के हिसाब से बदल जाए वो फाइनाइट, और जो जिसके ऊपर न कर्ता का और ना ही अपने टेंस का असर पड़े वो होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अब बात आती है पार्टिसिपल की, है ना। तो पार्टिसिपल भी क्रिया का एक रूप होता है। पार्टिसिपल माने होता है कृदंत। क्या होता है मित्रों, कृदंत।
हिंदी इसका अर्थ होता है, पार्टिसिपल का हिंदी अर्थ होता है कृदंत। और पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल जब हम क्रिया में आईएनजी लगा दें, किसी भी क्रिया में आईएनजी लगा दें और उसका हिंदी अर्थ कर, पर, कर के, हुए और हुआ हो जाए, है ना, तो आप कहेंगे कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कर, पर, करके, हुए, हुआ। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का 3rd फॉर्म होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ वर्ब का 3rd फॉर्म होता है। एक एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका काम हो जाएगा खत्म, है ना। कैसे? सीइंग ए टाइगर, एक बाघ को देखकर, आई रैन अवे, मैं भाग गया। बाघ को देखकर मैं भाग गया। सीइंग का मतलब देखेंगे, प्रथम क्रिया में, क्रिया के प्रथम अवस्था में आईएनजी लगाया गया है और इसका हिंदी अर्थ देखेंगे कर, पर, करके, हुए, हुआ आएगा। सीइंग ए टाइगर, बाघ को देख कर, यहाँ कर पर आ गया अर्थात ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब आएंगे पास्ट पार्टिसिपल, यह वर्ब का 3rd फॉर्म होता है और वाक्य में एडजेक्टिव का काम करता है और इसका जो वाक्य आता है वो हमेशा पैसिव वॉइस में आता है। कैसे? जैसे आई सा ए फेडेड रोज, आई सा ए फेडेड रोज, यहाँ पे, है ना। पैसिव वॉइस में मतलब 3rd फॉर्म में इसका जो दूसरा वाक्य जो जोड़ा जाता है, जोड़ के एक बनाया जाता है, तो जोड़ने के लिए मैंने आपको बताया था, लेकिन पहचानिए, देखिए आई सा ए फेडेड रोज, है ना, मैंने एक मुरझाया हुआ गुलाब देखा। कैसा गुलाब? मुरझाया हुआ। ये फेडेड जो है यहाँ पे किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का, है ना। हालांकि ये क्रिया है, क्रिया का कौन सा फॉर्म है? 3rd फॉर्म। तो ये 3rd फॉर्म होता है और वाक्य में एडजेक्टिव का काम करता है। गुलाब कैसा था? मुरझाया हुआ। जो किसी नाउन की विशेषता बता दे मित्रों, वही हो जाता है एडजेक्टिव। तो यह वाक्य में एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्रिया का 3rd फॉर्म है, ये कहा जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। आगे देखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल, इसका भी मतलब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है तो दूसरा कार्य शुरू होता है, बीच में बाद का अर्थ जरूर आता है, बनावट होगी हैविंग के साथ वर्ब का 3rd फॉर्म। जैसे हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, ही went to office, he went to office। अपना कार्य समाप्त करके वह कहाँ गया मित्रों? ऑफिस गया। तो ये आपका क्या हो गया? अब ये आपका क्या हो गया? यही हो गया आपका हैविंग फिनिश्ड, हैविंग के साथ क्रिया का 3rd फॉर्म है। अपना काम समाप्त करने के बाद बाद आएगा जरूर, वह कहाँ गया? ऑफिस। करता एक ही होगा, बाद जरूर आएगा और हैविंग के साथ क्रिया का 3rd फॉर्म लगाया रहेगा, ये हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। इस प्रकार से क्रिया के जितने भी रूप हो सकते हैं या क्रिया जैसे भी वाक्य में आ सकती है मैंने आपको बता दिया है। समस्या होने पर आप जरूर कमेंट करेंगे। आगे आइए हम लोग देखते हैं अब किसके बारे में? एडवर्ब के बारे में। आइए मित्रों अब पढ़ते हैं हम लोग एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब क्या होता है, परिभाषा इसकी हम देख लेते हैं। An adverb is a word which modifies any part of speech except a noun, pronoun and interjection। करा है कि एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शंस को छोड़ करके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता को बतलाते हैं, वही कहे जाते हैं क्या? एडवर्ब। जैसे यहाँ पे देखेंगे श्याम रन्स स्लोली, यहाँ पे देखेंगे श्याम रन्स स्लोली, एडवर्ब इसमें क्या है आइए ढूंढते हैं, है ना। कौन दौड़ता है? उत्तर मिलेगा श्याम। क्या करता है? दौड़ता है। और कैसे दौड़ता है? जो क्रिया की विशेषता बताए, जो क्रिया के बारे में बताए, क्रिया करने के तरीके को बता दे, वही हो जाएगा एडवर्ब। और एडवर्ब जब भी किसी एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना पड़ता है मित्रों तो हम ly लगा देते हैं। जैसे क्लियर हो गया, क्लियर तो बनाना होगा तो क्लियरली, ly लगा करके ही एडवर्ब हम बनाते हैं। किसी एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाने के लिए ly लगा दिया जाता है। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि श्याम रन्स कैसे
दौड़ता है स्लोली। तो यह क्रिया करने के ढंग को बताता है, मैनर को बताता है। तो यहाँ यह क्रिया को मॉडिफाइज कर रहा है ना। सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वह कैसी लड़की है, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत सुंदर लड़की है। ए ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। ए वेरी क्या करा, इस एडजेक्टिव की विशेषता, इस एडजेक्टिव को मॉडिफाइज करा है। बहुत सुंदर है, सुंदरता की विशेषता को बता रहा है वेरी, ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। सी वॉक्स वेरी केयरफुली, वह टहलती है, कैसे टहलती है, वेरी केयरफुली। यही क्या हो जाएगा, वॉक टहलती है, कैसे टहलती है, ये किसी कार्य के करने के ढंग को बताता है। उत्तर लगा, जब भी पूछेंगे हम कैसे लगा के प्रश्न करेंगे, जो उत्तर आ जाएगा मित्रों वही हो जाएगा एडवर्ब। सी वॉक्स, वह टहलती है, कैसे टहलती है, वेरी केयरफुली। They lived exactly under my रूफ। अच्छा यहाँ देखेंगे, दे लिव्ड वे रहते हैं, एग्जैक्टली माने ठीक, अंडर माने के नीचे, माई माने मेरे छत के। अंडर क्या है मित्रों, अंडर है प्रीपोजिशंस, और प्रीपोजिशन का ठीक पोजीशन कौन बता रहा है, एग्जैक्टली। अंडर नीचे तो है, लेकिन एग्जैक्टली कैसे है, ठीक नीचे है, कैसे है, ठीक नीचे। तो एग्जैक्टली TLY लगाई है, ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। ही कम्स ओनली व्हेन आई एम नॉट हियर। ही कम्स ओनली, ए व्हेन क्या है ना, वह केवल तभी आएगा जब मैं यहाँ नहीं रहता। तो ये व्हेन क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है मित्रों, एडवर्ब ऑफ टाइम है ना। एक्चुअली अगर आप पार्ट देखते तो सिंपल एडवर्ब को 8 भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन उतना डीप हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये जान लीजिए कि एडवर्ब क्या होता है, यह कार्य करने के मैनर्स को बताता है, और कैसे लगा के प्रश्न कर देने से इसका पता चल जाता है। और जनरली एडवर्ब में ly लगा होता है, जब भी किसी एडजेक्टिव से हमको एडवर्ब बनाना होता है उसमें हम ly लगा करके बना देते हैं। आगे आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस क्या है, ए प्रेपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये कह रहा है क्या कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयुक्त होकर के उसका संबंध किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से कराता है। यही तो हम रटे भी है, यही तो हम बचपन से पढ़ते आए, कुछ अलग पढ़े हैं नहीं। आइए देख लेते हैं इस चैप्टर्स में हमको क्यों प्रीपोजिशंस पहचानना पड़ेगा कि यह प्रीपोजिशन है, यह कंजक्शन है, इसलिए हम लोग उतना गहराई से नहीं जा रहा। प्रीपोजिशंस के चैप्टर्स को मैंने प्रीपोजिशंस को पढ़ाया है, आप जाकर के मेरे वीडियोस को देख लीजिए, वहाँ प्रीपोजिशंस के प्रयोग को मैंने बताया कैसे प्रीपोजिशंस किए जाते हैं। उसके बाद एक लास्ट प्रीपोजिशंस के प्रयोग के लिए वीडियो में और लाऊंगा, है ना। आगे देखेंगे, द कैट सिट्स ऑन द मैट। बिल्ली बैठती है, कहाँ बैठती है, चटाई पर। तो चटाई का संबंध सिट्स है ना, कैट से कौन जोड़ता है, ऑन, है ना, किसी नाउन। अच्छा मैट्स क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले क्या आ गया है, ऑन, और इससे संबंध भी बता रहा है। यह क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर के उसका संबंध बताता है। जैसे ही इज अंडर द बेड, क्या है, बेड के नीचे, तो अंडर प्रीपोजिशन हो जाएगा। ही डाइड ऑफ कॉलरा, डाइड के साथ क्या लगा हुआ, ऑफ, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। आई कट एप्पल किसकी सहायता से, विथ नाइफ, नाइफ के पहले क्या है, जिसकी सहायता से कोई हम कार्य करें, ये हो जाएगा प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस का काम ही है किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसका संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से कराते हैं। अब चलेंगे, ही डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू मी। कुछ क्रियाओं के साथ निश्चित प्रीपोजिशंस आते हैं, तो क्रियाओं के साथ आने वाले प्रीपोजिशंस को भी मैंने आपको दर्शा दिया है। कंजक्शंस क्या है मित्रों, कह रहा है कि ए कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टुगेदर सेंटेंस और वर्ड। कंजक्शंस क्या है, कंजक्शंस है फेविकोल का जोड़, या आप कह लीजिए कंजक्शंस है सीमेंट, है ना, जो क्या करता है, जोड़ता है, क्या करता है, जोड़ता है।
किसको जोड़ता है तो किसको, या तो यह दो वर्डों को जोड़ेगा, राम एंड मोहन वेंट देयर, राम एंड मोहन वेंट देयर, राम और मोहन वहां गए, या तो दो सेंटेंसों को जोड़ेगा। सीता वेंट टू वाराणसी एंड कमला आल्सो वेंट टू वाराणसी, सीता बनारस गई और कमला भी बनारस गई, या तो ये दो सेंटेंसों को जोड़ेगा मित्रों, या तो ये दो वर्डों को जोड़ेगा। यही काम है कंजक्शंस का। कंजक्शंस माने होता है जोड़ना। आइए देख लेते हैं। कंजक्शंस कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमको वहां पर डीपली जाने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर के तहत केवल हमको पक्का लेना है कि यही कंजक्शंस है। जैसे ब्रिंग मी ए पेन एंड ए बुक, मेरे लिए क्या लाओ, एक पेन लाओ और एक बुक लाओ। तो यहाँ बुक को और पेन को कौन जोड़ दिया मित्रों, एंड से हमने जोड़ दिया। तो जोड़ने का काम कर रहा है एंड हो जाएगा कंजक्शंस। आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट कम, ये तो क्युमुलेटिव कंजक्शंस हो गया जो जोड़ बताते हैं, कुछ अलगाव भी बताते हैं। जैसे आई कॉल्ड हिम, मैंने उसको बुलाया, बट लेकिन ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया। इन दोनों वाक्यों में संबंध स्थापित कर करा रहा बट, तो बट क्या हो जाएगा, कंजक्शंस हो जाएगा। ही फेल्ड, वह असफल हो गया, बिकॉज, क्यों असफल हो गया भाई, क्योंकि ही डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया। इन दोनों सब वाक्यों का संबंध किससे बन रहा है, बिकॉज के कारण बताने का काम ये कर रहा है। तो जो दो वाक्यों को जोड़ दे या दो शब्दों को जोड़ दे या दोनों को जोड़ने का प्रयास करे, वही क्या होता है मित्रों, कंजक्शंस होता है। वाक्य में पहचान लेंगे इसको। इंटरजेक्शंस क्या होता है, परिभाषा देख लेते हैं परंपरागत तौर से। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशंस, है ना। क्या कहा, इंटरजेक्शन वे वर्ड होते हैं जो हमारे अंदर के कुछ भावों को व्यक्त करते हैं, है ना। सडन फीलिंग्स को, कैसे भावों को व्यक्त करेंगे, सडन फीलिंग्स को जो व्यक्त करते हैं मित्रों, वही होते हैं इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस अलग अलग भाव के लिए अलग अलग होते हैं, क्योंकि अलग अलग भाव के लिए आते हैं तो ये अलग अलग हो ही जाएंगे। जैसे अगर जॉय दिखाना हो, जॉय, अगर हमको खुशी दिखानी होती तो हम क्या करते हैं, हुर्राह हुर्रा, इनके बाद एक्सक्लामेशन का चिन्ह लगा रहेगा। प्रत्येक इंटरजेक्शन के बाद ये एक्सक्लामेशन का चिन्ह लगा रहेगा और हम पहचान जाएंगे कि यह इंट्रोडक्शन है, सॉरी इंटरजेक्शन है ना। जॉय के लिए हुर्रा और हा हा, ये जय बार आएंगे मित्रों, इनके बाद एक्सक्लामेशन का चिन्ह आता जाएगा। दुख है ना, सारों के लिए क्या दिखाएंगे भाई, सारों के लिए दिखाते हैं अलाश, क्या दिखाते हैं, अल्लास, है ना। अब सरप्राइज अगर दिखाना पड़े आपको, आश्चर्य, तो व्हाट भी दिखा देते हैं, व्हाट क्या, है ना, या आहा ऐसे दिखा लेते हैं, है ना। घृणा छी छी, घृणा हेट के लिए आप दिखाते हैं क्या, फाय छी फाय, है ना। तो इस प्रकार से अनेक ऐसे शब्द हैं। अप्रूवल, अनुमोदन, है ना। अप्रूवल दिखाते हैं, किसी की प्रशंसा आप करते हैं किन शब्दों से, जैसे बोलते हैं ब्रेवो, शाबाश, है ना। ये क्या है, ये दीज आर हमारे इमोशंस, जो हमारे अंदर भावना रुकी हुई है, जो हमारे अंदर भावना निहित है, उसको जिन शब्दों से हम व्यक्त करते हैं वही होते हैं इंटरजेक्शंस। और इसके पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है, इनके बाद नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगे रहते हैं मित्रों। आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत मैंने पढ़ाई दिया है, तो इस प्रकार से सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैंने पढ़ा दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से समझ में आ गया होगा। बचे हुए पार्ट्स को भी मैंने आज पढ़ा दिया। इसकी एक्सरसाइज आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ PDF में आपको इसकी एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी, वहाँ से आप इसकी एक्सरसाइज जो करिए, वीडियो को देखिए, लाइक शेयर और कमेंट करिए, और जो भी समस्याएं हो जरूर कमेंट करके बताइए। अगली वीडियो का इंतजार करते रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।